तो देखो बच्चे स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 6 जो कि हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11th की फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, इसमें आप सीखोगे कि एग्जैक्टली जो डायमेंशन ऑफ जो फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या चीज़ है, ठीक है। और यहाँ पर हम एक छोटा सा टॉपिक हमारा और होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट, है ना। ये हमारे उसी डायमेंशन के ही बेसिस पर होगा, ठीक है। तो चलो देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग लगा लो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी लगा लिया, चलो देखो देखते हैं इस चीज़ को। देखो समझते हैं क्या है ये चीज़। हमने कहा भाई डायमेंशन का देखो मतलब क्या हुआ कि देखो सबसे पहले हमें इस डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को समझने से पहले देखो बेसिकली इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से जितनी भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी हैं उन सारी फिजिकल क्वांटिटी के हम एक सिंबॉलिक फॉर्मूले लिखने वाले हैं। क्या लिखने वाले हैं? सिंबॉलिक फॉर्मूले। तो उसी सिंबॉलिक फॉर्मूले को हम लोग क्या बोल देते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला बोल देते हैं, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि जितने भी आपने 7 बेस क्वांटिटी, आपने स्टार्टिंग में कितनी क्वांटिटी पढ़ी है? 7 बेस क्वांटिटी पढ़ी है। तो हम क्या करने वाले हैं कि उन सारी की सारी 7 बेस क्वांटिटीज़ के यूनिट को हम उनको एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में लिखने वाले हैं, ठीक है। और वो जो हमारा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगा वो हमारे उस क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला कहलाएगा। अभी हम आपको एग्जैक्टली फिजिकल डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में नहीं बता रहे, हम ये कह रहे हैं आपसे, केवल आप ये समझो कि अभी तक आपने क्या पढ़ा। अभी तक आपने पढ़ा कि आपके पास 7 बेस यूनिट थी और उसके बाद जो है बाकी अदर भी हमारे पास जो है यूनिट थी, है ना, डिराइव्ड यूनिट थी। तो हमें क्या करना है कि हम उन 7 बेस क्वांटिटी को क्या करने वाले हैं? सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने वाले हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से सिंबॉलिक फॉर्म में हमने जो लिखा तो उससे हमें क्या मिला? उससे हमें मिला डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, अच्छा, तो इतनी बात हमें समझ में आ गई। अच्छा अब देखो, अब ऑब्वियस ही बात है कि अगर आपने अगर अपने बेस क्वांटिटी को अगर आपने डायमेंशनल फॉर्मूले के फॉर्म में अगर लिख लिया तो उन डायमेंशनल फॉर्मूले के बेसिस पर हम बहुत सारे क्या कर सकते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूले बना सकते हैं। जो भी हमारे डिराइव्ड क्वांटिटी होंगी उनको भी हम क्या कर सकते हैं? उनको भी हम अपने बेस क्वांटिटी के बेसिस पर डायमेंशनल फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होगे सर ये क्या बोल रहे हैं। देखो मेरी बात समझो। तो मान लो मैंने कहा, देखो हम बात करते हैं डायमेंशन की, ठीक है ना। हम क्या कह रहे हैं? हमने कहा मेरे पास फिजिकल क्वांटिटी कितनी थी भाई? 7। हमारे पास 7 फिजिकल क्वांटिटी थी, ठीक है। तो सबसे पहले हम तो यहाँ पे थोड़ा सा एक बात कर लेते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूले की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, है ना। थोड़ी सी मेरी बात समझो, डायमेंशनल फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। अब यही बहुत सारे डायमेंशनल फॉर्मूले हैं। आप अगर आपके पास अगर रेफरेंस बुक होगा तो आप देखोगे ना तो आप उसमें परेशान हो जाओगे देख करके। बहुत ईजी है, ठीक है ना। आपको बस थोड़ा थोड़ा याद करना है। देखो मेरी बात समझो, हमने कहा भाई डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। तो देखो जितनी भी, क्या मैंने बताया कि जितनी भी हमारी बेस क्वांटिटीज़ हैं उन सभी को हम लोग क्या करने वाले हैं? एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में लिखने वाले हैं, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोल देंगे क्या? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बेस क्वांटिटी। तो इसका मतलब हमें ये समझ में आया कि डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए हमें अपने क्या करना पड़ेगा? हमें अपने फंडामेंटल क्वांटिटी को सिंबल्स के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हमने कहा भाई मेरे पास 7 बेस क्वांटिटीज़ होती हैं। तो सबसे पहली देखो याद करो हमारी क्या होती थी? लेंथ, है ना। हमारी जो फर्स्ट जो फिजिकल क्वांटिटी थी, बेस क्वांटिटी, वो क्या होती थी? लेंथ। तो अब हम लेंथ यानी कि हमारी जो क्वांटिटी है ना लेंथ, उसको हम लोग डायमेंशन के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, मतलब सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना चाहते हैं। तो क्या हो जाएगा? तो हम ये कहेंगे कि हमारा जो डायमेंशन होगा, डायमेंशन ऑफ लेंथ, ये इंपॉर्टेंट है ना। हम क्या करेंगे? डायमेंशन ऑफ जो लेंथ होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एल से, और ये हम एक बिग ब्रैकेट इस तरीके से लगा देते हैं। जब भी हम किसी डायमेंशन को लिखेंगे तो किसी भी डायमेंशन फॉर्मूले को, अगर हमें क्वांटिटी की डायमेंशन फॉर्मूले को अगर लिखना होता है तो हम उसको हमेशा बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो ये हमारी पहली होगी। देखो दूसरा हमारा क्या था? डायमेंशन लेंथ के बाद हमारा क्या आएगा? मान लो कि हमने मान लिया मास मान लिया, तो डायमेंशन ऑफ मास। तो मास का देखो डायमेंशन, अगर डायमेंशन ऑफ मास है तो मास के डायमेंशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एम से। ध्यान रखना हमेशा कैपिटल लेटर में ये चीज़ें होंगी। कुछ ऐसे एक्सेप्शन होंगे जिनमें आपको स्मॉल लेटर भी यूज़ करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट हम अगर बात करें डायमेंशन ऑफ टाइम की बात कर लेते हैं। डायमेंशन ऑफ टाइम की बात कर लेते हैं। तो डायमेंशन ऑफ टाइम को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? टी से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर बोलता है कहीं भी अगर टाइम, अगर आपको इस तरीके से अगर टी, है ना, बड़े ब्रैकेट के अंदर अगर आपको अगर टी नज़र आ गया तो आपको समझ लेना है कि यहाँ पर टाइम के डायमेंशन को क्या किया गया है? लिखा गया, ठीक ना। टाइम मतलब हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी टाइम है उसको रिप्रेजेंट किया गया है। सिमिलरली अगर हम बात करें डायमेंशन ऑफ कितना हो गया हमारा? लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया। मान लो उसके बाद हम मान लो बात कर ले किसकी? इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली हम लोग देखो उसकी हम लोग यूनिट क्या बोलते थे? एम्पियर बोलते थे। तो इसको भी हम लोग लिख देंगे कैपिटल ए के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डायमेंशनल क्वांटिटी ऑफ टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। तो टेम्परेचर की देखो जो डायमेंशनल क्वांटिटी हो जाएगी वो हो जाएगी के, दैट मीन्स केल्विन वाला जो है ना, ये हमारा कैपिटल के है। उसके बाद अगर हम बात करें एक और हमारा पास 2 और बचे ना, 1 2 3 4 5, 2 और बचे, 1 2 3 4 5, ठीक है। 2 और बचे, कितने हमारे? लुमिनस ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है, लुमिनस इंटेंसिटी।
ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इंटेंसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलते थे, CD बोलते थे, कैंडला। तो ये CD ही रहेगा, लेकिन बड़े ब्रैकेट के बाद ये अंदर आ जाएगा। एक और हमारा बच गया क्या, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या बची बच्चे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की अगर हम बात करें तो इसका हमारा देखो हम लोग क्या बोलते थे, मोल बोलते थे, उसकी यूनिट हम लोग क्या बोलते थे, मोल। तो ये भी हमारा वही रहेगा, बस हम लोग ब्रैकेट के अंदर में लिख देंगे मोल। तो इस तरीके से हमारे जितने भी बेस क्वांटिटी थे, हमने उन सभी बेस क्वांटिटी को हमने डायमेंशनल फॉर्मूले के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया। बोलो ये बात समझ में आई, डायमेंशनल फॉर्मूले के रूप में क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम आपको यहाँ से एग्जैक्ट जो है अब मतलब बताना चाहते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब समझो ना, तो एक छोटी सी हेडिंग आप लगा लो, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। बहुत ये बेसिक है, एकदम बेसिक है। आप जब आगे चले जाओ ना कहोगे अच्छा ये हमने पढ़ा था, कितना बेसिक है ये तो। ठीक है, तो आप एक छोटी सी हेडिंग लगा लो, आपको हेडिंग लगानी है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। देखो आप पहले इसको सिंपल से वर्ड्स में समझो, क्या बोलता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। इसका मतलब ये हुआ कि डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर द पावर्स विच आर रेज टू फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट फिजिकल क्वांटिटी। मतलब कि अगर हमें फिजिकल क्वांटिटी को किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर रिप्रेजेंट करना हुआ तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज है हम ये देखेंगे कि उसकी पावर में क्या आ रही है। देखो फॉर एग्जांपल, टेंशन नहीं लो, बता रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा, बात मेरी समझो। फॉर एग्जांपल मैंने कहा आपसे कि मेरे पास था एग्जांपल, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास था एरिया। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा एरिया। तो अब मेरे को बताओ, एरिया का हमें बताना है डायमेंशन। एरिया का क्या बताना है, डायमेंशन। तो एरिया का डायमेंशन बताने के लिए आपको एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। हाँ तो बिल्कुल मजा आ रहा है सर, ये तो बच्चों वाली भी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी अभी आगे बढ़ो, बता रहे हैं बच्चों वाली बात है। तो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। ओके ये होता है ना। अब ये बताओ, क्या आपने लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला देखा। लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, विद इन ब्रैकेट L, इस तरीके से बोलो। अच्छा ब्रेड्थ इज जस्ट लाइक, ये भी हमारी क्या लेंथ ही है, बात समझ रहे हो। ब्रेड्थ भी क्या है, एक लेंथ ही तो है। तो इसके जगह भी हम लोग क्या रखेंगे, L ही तो रखेंगे। बोलो तो कितना हो जाएगा, L रेज टू दी पावर 2। कितना हो गया, यानी कि एरिया का जो डायमेंशन आएगा ना वो कितना होगा, L रेज टू दी पावर 2। अब इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब ये है कि जो एरिया है, ठीक है, उसकी लेंथ में 2 डायमेंशन है। ये जो पावर जो 2 आया है ना, L की पावर जो 2 है ना, तो इसका मतलब क्या रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब ये रिप्रेजेंट करता है कि एरिया, हम ये बात कर रहे हैं कि हमारी जो एरिया होगी तो उसकी लेंथ में 2 डायमेंशन होगी। ऑब्वियस सी बात है बच्चे। देखो अगर मान लो, अगर आप हम कह रहे हैं कि अगर आप स्ट्रेट लाइन में अगर चल रहे हो, तो स्ट्रेट लाइन में चलो तो आप एक ही डायमेंशन में तो चलो, लेंथ में आप एक ही डायमेंशन में चल रहे हो, या तो इस तरफ चलोगे या तो इस तरफ चलोगे, समझ रहे हो। तो डायमेंशन तो आपकी एक ही हुई ना। लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि आप अगर अपने रूम में क्या कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, है ना, इस तरीके से ऐसे इधर गए इधर गए इधर गए और इधर गए, तो देखो आप लेंथ में 2 डायमेंशन में चल रहे हो कि नहीं। एक आप इस डायमेंशन में भी चल रहे हो, आप एक इस डायमेंशन में भी चल रहे हो। तो ये मतलब हो रहा है, समझ में आ रही है बात। एरिया, अगर हम कह रहे हैं कि एरिया का जो डायमेंशन होता है अगर वो L स्क्वायर है, तो इसका मतलब है कि एरिया हैज़ 2 डायमेंशन इन लेंथ। देखो एरिया हैज़ 2 डायमेंशन इन लेंथ ना। तो इस चीज़ को थोड़ा सा लिख लो, ताकि अभी ये चीज़, अभी देखो आपको एकदम नई नई चीज़ें लग रही हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको मेंशन कर लो, आपको ये बातें एकदम समझ में अभी आ जाएंगी, है ना। दैट मीन्स एरिया हैज़ 2 डायमेंशन। टेंशन नहीं लो, मेरी बात को थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा समय दो। एरिया हैज़ 2 डायमेंशन इन लेंथ। ठीक है, आपने कहा सर मेरे को सर कुछ भी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, चलो। अच्छा देखो, मान लो मैंने कहा कि हम बात करते हैं, आप एक बेसिक सा, अभी हम जो आप जो बेसिक सा जो क्लास 10th का आप जो बेसिक सा फॉर्मूला जानते हो ना, अभी हम उसके केवल उसकी बात करते हैं। अभी हम किसी बड़े बड़े जो है टाइप की अभी हम डायमेंशन की बात नहीं करेंगे, वो तो अभी आएंगे। पहले आप बेसिक तो सीखो। जैसे मान लो मैंने कहा, आप एक और बचपन में यानी कि क्लास 10th में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, वॉल्यूम। ठीक है, तो हम वॉल्यूम की बात करते हैं। ये बताओ वॉल्यूम का फॉर्मूला कौन नहीं जानता है, सभी बच्चे जानते हैं। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू, देखो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है। लेंथ का मतलब कि पर्टिकुलर हम लेंथ की, ब्रेड्थ का मतलब भी एक जस्ट लाइक लेंथ ही हो गया, और हाइट का मतलब भी लेंथ हो गया। तो ये बताओ कि इस वाले लेंथ की डायमेंशन क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। इस वाले ब्रेड्थ की डायमेंशन भी क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। और हाइट की डायमेंशन भी क्या हो जाएगी, ये बताओ। हाइट को भी आप मीटर में लोगे, ब्रेड्थ को भी आप मीटर में लोगे, लेंथ को भी आप मीटर में लोगे, सभी तो हमारे लेंथ ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब हो गया क्या, इसका मतलब हो गया L क्यूब। बात समझो बच्चे, क्या हो गया, L क्यूब हो गया। तो अब इसका क्या मतलब निकल रहा है, इसका मतलब ये निकल रहा है सर कि जो वॉल्यूम है, ठीक है ना,
तो वॉल्यूम की क्या होगी, लेंथ में 3 डायमेंशन होगी। अगर आप वॉल्यूम की बात कर रहे हो तो वॉल्यूम की लेंथ में 3 डायमेंशन होगी। यहाँ पर आप इस चीज़ को थोड़ा सा मेंशन कर लो कि वॉल्यूम हैज़ 3 डायमेंशन, वॉल्यूम हैज़ 3 डायमेंशन इन लेंथ, वॉल्यूम हैज़ 3 डायमेंशन इन लेंथ। ये बात समझ रहे हो, वॉल्यूम हैज़ 3 डायमेंशन इन लेंथ। अच्छा, एक बात यहाँ से और समझो, बेसिकली क्या होता है कि अभी हम ये चीज़ आपको धीरे धीरे समझ में आएगी, आप बने रहो मेरे साथ। होता क्या है ना कि किसी भी जब हम डायमेंशन फॉर्मूले को लिखते हैं तो उसमें बेसिकली 3 मेन चीज़ जरूर होती है। एक आपका एल होता है, एक आपका एम होता है और एक आपका टी होता है। ये तीन चीज़ें तो ज़रूर होती है ना। अब मेरी बात समझो यहाँ पे थोड़ा सा, क्या यहाँ पर ये बताओ, क्या यहाँ पर जो वॉल्यूम है क्या वो मास के मतलब मास पर डिपेंड कर रही है? बिल्कुल नहीं डिपेंड कर रही है। क्या जो आ रही बस में ना, यहाँ पर देखो जो एरिया है, क्या एरिया भी हमारा मास पर डिपेंड कर रहा है? बिल्कुल नहीं डिपेंड कर रहा है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी जो वॉल्यूम होगी वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास होगी, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होगी, केवल और केवल किस पर डिपेंड करेगी? लेंथ पर डिपेंड करेगी। और लेंथ की डायमेंशन उस पर्टिकुलर उसमें उसकी भी डायमेंशन कितनी होगी? 3 होगी, है ना। तो इस चीज़ को देखो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, डरना नहीं। हम क्या लिख सकते हैं? m रेज़ टू दी पावर 0। अब देखो m के बाद फिर क्या आता है? l। ये हम स्टैंडर्ड टाइप से ऐसे लिखते हैं, पहले m को रखते हैं, फिर l को रखते हैं, फिर t को रखते हैं, फिर उसके बाद a को, समथिंग इस तरीके से फिर रखते चले जाते हैं। तो m भाई यहाँ पर m तो है नहीं, तो m रेज़ टू दी पावर 0 कर सकते हैं क्या? क्योंकि आपको पता है कि किसी की भी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो यहाँ पर m के पावर 0 रखें या नहीं रखें, बात एक ही है। लेकिन कभी कभी अगर ऐसे दे भी देगा तो टेंशन नहीं लेना कि अरे ये क्या दे दिया, m कहाँ से आ गया। m के पावर 0 लगाया है, m के पावर 0 का मतलब इसका कोई मतलब ही नहीं है, दैट मीन्स 1 है, ठीक है। अब m के बाद देखो क्या लिखेंगे? l लिखेंगे, तो l रेज़ टू दी पावर 3 और t रेज़ टू दी पावर 0। तो अगर ऐसे भी लिखा गया है तो इसका मतलब है कि ये हमारी जो डायमेंशन फॉर्मूला जो है वो हमारी वॉल्यूम की डायमेंशन फॉर्मूले को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बात बताओ, क्लियर हुई? ठीक है, टेंशन नहीं लेना। देखो देखो देखो, इस चीज़ को भी आप ऐसे लिख सकते हो क्या? इसको भी लिख सकते हो क्या? सर बिल्कुल लिख सकते हैं। m रेज़ टू दी पावर 0, l रेज़ टू दी पावर 2 और t रेज़ टू दी पावर 0। बात तो वही है। m रेज़ टू दी पावर का 0 का मतलब 1, t रेज़ टू पावर 0 का मतलब बचा क्या आपके पास? l स्क्वायर। तो l स्क्वायर आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एरिया। ये बात क्लियर हुई? चलो इतना जल्दी देखो। अब एक और हम बात करते हैं। आप जो जनरल देखो, आप जो जनरल चीज़ें पढ़े हो ना क्लास 10th में, हम केवल उसी की बात कर रहे हैं। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लिया करो तुरंत, ठीक है। देखो नेक्स्ट, हाँ आपने पढ़ा होगा फोर्स, आपने पढ़ा होगा फोर्स, पढ़ा है ना? बिल्कुल सर, सभी ने फोर्स पढ़ा होगा। क्लास 10th में कौन ऐसा बच्चा है जिसने फोर्स नहीं पढ़ा होगा? तो देखो फोर्स का एक मिनट मेरे को फॉर्मूला बताओ। फोर्स इज इक्वल टू, क्या बोलते हो आप? ये बोलते हो एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन बोलते हो ना। चलो चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल। हमें पहले थोड़ा सा एक्सेलरेशन का बता देना चाहिए था। चलो ठीक है, पहले हम लोग थोड़ा सा एक्सेलरेशन का देख लेते हैं। डोंट वरी, रुक जाओ, टेंशन नहीं लो बच्चा लोग, टेंशन नो टेंशन। एक्सेलरेशन की हम पहले बात कर लेते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का बताओ। एक्सेलरेशन जो है आपने क्या पढ़ा था? एक्सेलरेशन आपने पढ़ा था कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, ही तो आपने पढ़ा था। तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब देखो, बेसिकली हम लोग क्या बोलते थे? हम लोग ये बोलते थे मीटर पर सेकेंड। ये हमारी जो यूनिट आती थी, बताओ, यही तो आती थी, मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड, अब देखो मीटर, तो बताओ मीटर की डायमेंशन आप बेसिकली क्या रखोगे? मीटर की डायमेंशन आप एल रखोगे। अच्छा, अपॉन में सेकेंड का स्क्वायर है, याद रखो सेकेंड। तो सेकेंड के डायमेंशन को आप लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हो? टी से रिप्रेजेंट करते हो। तो क्या लिख देंगे? टी लिख देंगे और टी के पावर 2 रख देंगे। अब ऐसे हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो देखो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एल और ये आ जाएगा टी रेज़ टू दी पावर -2। ये बात समझ में आ रही है क्या? इसका मतलब ये हो गया सर कि जो एक्सेलरेशन है ना, ठीक है, एक्सेलरेशन जो होगी उसकी 1 डायमेंशन होगी लेंथ में। एक्सेलरेशन की लेंथ में 1 डायमेंशन होगी और एक्सेलरेशन की टाइम में -2 डायमेंशन होगी। अब ये -2 डायमेंशन का मतलब समझ रहे हो? जैसे आपको देखो, जैसे आप ये पढ़े होगे, ये बेसिकली मान लो आप कहते हो कि अगर हम 3 डायमेंशन की अगर हम बात करते हैं तो मान लो हमने कहा सर ये हमारा अगर x है, ये y है और अगर ये z है, ठीक है, तो इसका एक निगेटिव एक्सिस भी तो होता है। ये हमारा -x होगा, समझ गया, ये हमारी -y होगी और ये हमारा -z होगा, है ना। तो ये मतलब है कि हमारी जो इसका मतलब ये हुआ, अगर l t-2 अगर लिखा गया है, इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं? lt-2 या lt रेज़ टू द पावर -2 ऐसे ही बोल दो। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन जो है लेंथ में 1 डायमेंशन रखता है और टाइम में -2 डायमेंशन रखता है ना। तो इस चीज़ को यहाँ पर थोड़ा सा मेंशन कर लो, ठीक है। क्या आपको मेंशन करना है? देखो आपको यहाँ पर ये मेंशन करना है कि एक्सेलरेशन, इस चीज़ को थोड़ा सा सीखो, है ना, ये चीज़ें कोई ज़रूरी नहीं है। एक्सेलरेशन हैज़
वन डायमेंशन, बट ये चीज़ पता होनी चाहिए। वन डायमेंशन, जो चीज़ हम दिख रहा है ना, हम उसी चीज़ को लिख रहे हैं। वन डायमेंशन इन लेंथ एंड -2 डायमेंशन, -2 डायमेंशन इन टाइम। ठीक, अच्छा चलो अब हम बात करते हैं फोर्स की। तो आपको एक्सेलरेशन का अब देखो इन सब चीज़ों को याद भी रखना है। ऐसा नहीं है कि आपको अब ये जो है हर बार बनाने की कोशिश करोगे, नहीं। जब एग्जाम में आ जाते हैं ना तो बनाओगे नहीं, आपको याद रखनी पड़ेंगी चीज़ों को। तो एक्सेलरेशन का आपको समझ में आ गया कि एक्सेलरेशन का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, LT-2। समझ में आ गई बात। चलो अब हम बात करते हैं फोर्स की। तो फोर्स का देखो कई सारे बच्चे जो हैं फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है। तो हम जानते हैं कि मास इनटू क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो मास का डायमेंशन देखो आप क्या रखोगे, m रखोगे। बोलो क्या ये सही बात है। एक्सेलरेशन बताओ, एक्सेलरेशन का डायमेंशन आप क्या रखोगे, LT-2 रख सकते हैं ना, बिल्कुल रख सकते हैं। तो जस्ट थोड़ी देर पहले निकाला है, क्या रख दिया जाए, LT-2 रख दिया जाए। तो फाइनली देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा MLT-2। आगे बात समझ में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स हैज़ वन डायमेंशन इन मास, है ना। मास में देखो फोर्स, अगर हम फोर्स की बात कर रहे हैं तो फोर्स में जो हमारा जो मास है वो वन डायमेंशन रखा हुआ है। भाई देखो हमने डायमेंशन का मतलब भी क्या बताया था कि जो हमारी जो बेस क्वांटिटी है उसके जो भी पावर होगी उसी को हम लोग डायमेंशन मतलब एज हम फॉर्मूला के टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमने कहा कि फोर्स की क्या होगी, देखो मास की वन डायमेंशन होगी, फोर्स में मास की वन डायमेंशन होगी, फोर्स में लेंथ की वन डायमेंशन होगी और फोर्स में टाइम की -2 डायमेंशन होगी। यही तो मतलब है, इस चीज़ को थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर दो। ठीक है, क्या कि फोर्स हैज़ वन डायमेंशन इन मास और वन डायमेंशन इन लेंथ एंड -2 डायमेंशन इन टाइम। ये मतलब हो रहा है। तो आपको अब धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ रही हैं कि अगर फोर्स का अगर डायमेंशन फॉर्मूला अगर हमसे पूछेगा तो हमें क्या बताना पड़ेगा, MLT-2। ये हमारे फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। क्लियर होगी बात। चलो एक और आप फॉर्मूले से फैमिलियर हो जिसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी। तो एनर्जी की बात कर लेते हैं। ओके, देखो हम बात कर लेते हैं एनर्जी की। एनर्जी, तो एनर्जी का फॉर्मूला देखो कौन बच्चा जानता है। एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, बेसिकली एनर्जी हम ले लें या फिर एनर्जी को देखो हम लोग और क्या लिख सकते हैं, वर्क डन भी लिख सकते हैं ना। तो एनर्जी ऑल्सो इक्विवेलेंट टू वर्क डन। ठीक है, अब बताओ आपको वर्क डन का फॉर्मूला पता है, बिल्कुल पता हुआ है, क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। क्या ये गलत बात है, बिल्कुल सही बात है सर। डिस्टेंस होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है। अभी जस्ट आपने थोड़ी देर पहले फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला है, कितना है ये आपको याद भी रखना है, MLT-2 यही तो निकाला है। डिस्टेंस जस्ट लाइक लेंथ, तो लेंथ का आपको डायमेंशन फॉर्मूला पता है, L हो जाएगा। तो देखो कितना हो जाएगा, देखो ये M है तो अब सबको हम एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, M की जगह M रख देंगे। देखो यहाँ पर भी L⁻1 है, यहाँ पर भी L⁻1 है। तो देखो 1 और 1 क्या हो जाएगा, आपस में ऐड हो जा करके 2 हो जाएंगे। तो ML²T-2 ये हमारे एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। और देखो कितनी मज़ेदार बात है कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क डन का होगा वही डायमेंशनल फॉर्मूला एनर्जी का भी होगा। क्लियर है ये बात। आप इस चीज़ को इसके टर्म में ऐसे लिख सकते हो क्या नीचे, कि एनर्जी हैज़ वन डायमेंशन इन मास, 2 डायमेंशन इन लेंथ एंड -2 डायमेंशन इन टाइम। लिख सकते हो। ये बताओ, ये बात समझ में आई आपको, क्लियर हुई ये बात। ये भी हम बेसिक सी बातें आपको बता रहे थे जो कि बहुत ही बेसिक है। अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला अगर याद नहीं रहेगा या आप निकालना नहीं सीखोगे तो आप इस चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं जो आपके IIT JEE लेवल नीट लेवल में आते हैं, आप उन क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर पाओगे। देखो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार आप फिर से बैक जाओ, चीज़ों को समझो कि सर क्या बताना चाहते हैं। सर ये बताना चाहते हैं कि आपने अभी तक जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी अपनी लाइफ में आपने पढ़ी है उन सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के रूप में लिखना चाहते हैं, जिसे हम बोल रहे हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। अब ये डायमेंशनल फॉर्मूला हमें कैसे मिला, तो इसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया कि हमारे जो पास जो भी हमारी बेस यूनिट थी उन सारी की सारी बेस यूनिट को, उन सारी की सारी बेस हमारी क्वांटिटी को हमने डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में हमने लिखा, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा। अब उसके बेसिस पर देखो हम क्या कर रहे हैं, अगर हम उन चीज़ों को अगर कंबाइन कर पा रहे हैं, है ना। भाई देखो m क्या है, ये आपका क्या है, एक बेस क्वांटिटी ही तो है, मतलब मास।
एल क्या है आपकी बेस क्वांटिटी ही तो है, यानी कि अगर आपको कोई भी किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी का अगर आपको डायमेंशन फार्मूला अगर आपको लिखना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी बेस क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला पता होना चाहिए। और कितना आसान है, एक एक लाइन का है। ये समझ में आ गई बात। अब हम कुछ और चीज़ों का हम डायमेंशन यहाँ पर लिखने वाले हैं, मेरी बात ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे हम इस चीज़ को कम्युनिटी में पोस्ट कर देंगे, अगर आपके पास बुक होगा तो आपको याद करना है, बट थोड़ा सा और सीखो। देखो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट हम आपको डायमेंशन फॉर्मूले बता रहे हैं जो कि आपके न्यूमेरिकल्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। ओके, तो इतनी चीज़ों को पहले नोट डाउन कर लो। देखो बात समझो, तो कुछ और हम लोग बात कर लेते हैं। देखो जैसे आपने क्लास 10th में आपने फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ा होगा, पढ़ा था क्या? तो हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी की बात, क्योंकि देखो हम ये सब इसलिए बता रहे हैं ना क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है और इनका हम लोग यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल्स में। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू कितने बच्चों को पता होता है कि 1 टाइम पीरियड होता है? नहीं पता है तो अब आपको याद रखना है 1 क्या होता है, टाइम पीरियड, ठीक है। आपने ये शायद 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, है ना। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 क्या होता है, टाइम पीरियड। तो देखो 1 की जगह 1 छोड़ दो, अपॉन देखो ये जो हमारा टाइम पीरियड है, टाइम, ये बताओ टाइम पीरियड का मतलब क्या भाई? ऑब्वियस सी बात है टाइम। तो टाइम को आप लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हो डायमेंशन फॉर्मूले में? टी, तो टी ऊपर चला गया तो कितना हो गया, टी रेज टू दी पावर -1। ये इसका हो जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला, किसका? फ्रीक्वेंसी का। तो अगर फ्रीक्वेंसी अगर कहीं भी आता है तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या रखोगे, t-1। समझ में आ गई बात? अच्छा, इसकी अगर हम बात कर ले यूनिट की, तो इसकी यूनिट क्या रखोगे? देखो तो पर सेकेंड, यूनिट क्या रखोगे, पर सेकेंड। या जिसी को और हम लोग क्या कहते थे, हर्ट्ज, याद आया? हाँ अब सर याद आ गया, है ना। या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंड -1। क्या बोलेंगे, सेकेंड रेज़ टू द पावर -1, क्योंकि अपॉन में टाइम नीचे है तो टाइम का यूनिट सेकेंड, और सेकेंड गया ऊपर तो क्या हो गया, -1, पावर में -1। आगे बात में दूसरी हम बात कर लेते हैं एंगल की। किसकी बात कर लेते हैं बच्चे, एंगल की। देखो एंगल को मैंने आपको बताया था, एंगल का बेसिकली आप देखो फॉर्मूला क्या जानते हो, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस, यही तो जानते हो। चलो आर्क का आप डायमेंशन क्या रखोगे, आर्क जस्ट लाइक लेंथ। रेडियस का डायमेंशन क्या रखोगे, जस्ट लाइक लेंथ। तो लेंथ से लेंथ कट गया, दैट मीन्स एंगल हमारा एक डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है। बात समझे, क्या समझे? ये हमारी डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है। अच्छा, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? देखो एंगल की यूनिट क्या आप बोलते हो, डिग्री बोलते हो, बट हम लोग इस फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डिग्री की जगह हम लोग क्या लेते हैं, रेडियन लेते हैं। तो हम लोग क्या लेंगे, रेडियन लेंगे। बात समझो, एंगल हमारी एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, समझना इस चीज़ को, क्योंकि इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं है, क्योंकि आर्क है तो आर्क जस्ट लाइक लेंथ, लेंथ की एल होगी, अपॉन में रेडियस की भी एल होगी, एल से एल कट गया तो दैट मीन्स नो डायमेंशन। तो एंगल की कोई भी डायमेंशन नहीं होती, तो जिसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती है उसको हम लोग बोलते हैं डायमेंशन लेस। हाँ बट एंगल की यूनिट होगी, ध्यान से समझो, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट हम बात करते हैं देखो डेंसिटी की, डेंसिटी, ठीक है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू देखो क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। बिल्कुल सही बात है, मास की डायमेंशन देखो क्या होती है, m अपॉन वॉल्यूम की देखो डायमेंशन क्या हो जाएगी, अभी आपने थोड़ी देर पहले निकाला था L3, तो कितना हो जाएगा, ml-3। आगे बात सुनिए, ml-3। अच्छा, इसकी यूनिट देखो क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी, मास की होती है kg और वॉल्यूम की हो जाएगी मीटर क्यूब, तो kg पर मीटर क्यूब, ये हो जाएगा इसका यूनिट, समझ रहे हो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं देखो स्पेसिफिक डेंसिटी की, या स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो हमने कहा कि अगर हम बात कर लें देखो स्पेसिफिक डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी की पहले बात कर लेते हैं, या इसी को हम लोग जो है इसी सेम इसकी जो यूनिट होती है, आप स्पेसिफिक ग्रेविटी को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ये कहोगे सर ये क्या बता रहे हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी की, ये चीज़ें आप क्लास 10th में पढ़े होगे, इससे बेसिस पे हमने एक फॉर्मूला भी क्वेश्चन भी लगाया था रिलेटिव डेंसिटी की। देखो बात, अच्छा देखो एक बात और ध्यान रखना, इतने सारे डायमेंशन फॉर्मूले को देख करके कभी भी डरना नहीं। क्यों नहीं डरना है, जितने भी आप ये जो डायमेंशन फॉर्मूले देख रहे हो, तो ये जब हम जो भी चैप्टर, जो भी एक्सरसाइज हम पढ़ते चलेंगे, वो चाहे क्लास 11th का हो चाहे क्लास 12th का हो, तो उन सारे चैप्टर में ये सारे के सारे हमारे डायमेंशन फॉर्मूले कवर होंगे, है ना। तो बट बेसिक आपको पता होगा तब तो आप कन्वर्ट कर पाओगे। चलो, तो रिलेटिव डेंसिटी का देखो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है, डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, यही तो होता है। हमने इसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल भी तो लगाया था, डेंसिटी ऑफ वाटर। इसका मतलब देखो क्या भाई, इसकी भी डेंसिटी, इसका भी सेम डायमेंशन होगा, इसका भी सेम डायमेंशन होगा, दैट मीन्स कट गया, दैट मीन्स क्या हो गया, डायमेंशन लेस। क्या हो गया बच्चे, डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो गई, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो गई, है ना। और इसकी कोई भी यूनिट, वैसे भी कोई भी यूनिट इसकी नहीं होती है।
आगे बात समझ में। चलो नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं एसिलरेशन, सॉरी एसिलरेशन हमने देखा था क्या था हमारा, LT-2 था। हम लोग बात कर लेते हैं एंगुलर एसिलरेशन की। एंगुलर एसिलरेशन, ठीक है, बात को समझो। देखो अब ये जो एंगुलर एसिलरेशन है ना, ये आपको मिलेगा आपके अपने फिजिक्स वाले यानी किसी क्लास में लगभग 4-5 चैप्टर में ये आपको मिलेगा एंगुलर एसिलरेशन। तो टेंशन नहीं लेना। एंगुलर एसिलरेशन का देखो मतलब क्या है कि बेसिकली देखो, जैसे जब अगर हम लोग जो अभी तक आप लोग जो एसिलरेशन पढ़ते आए हो ना, वो एक लीनियर एसिलरेशन है, ठीक है, कि हाँ गाड़ी मूव कर रही है उसमें इतना एसिलरेशन, यही तो आपने क्लास 9 में पढ़ा था। लेकिन अगर हम बात करें एंगुलर एसिलरेशन की, तो एंगुलर एसिलरेशन हम क्या करेंगे, हम किसी सर्कल में क्या करेंगे, हमारी कोई पार्टिकल मूव कर रही होगी और उसके में क्या हो रहा होगा, एसिलरेशन क्रिएट हो रहा होगा, तो उसको हम लोग कहेंगे एंगुलर एसिलरेशन। ये एक पूरा का पूरा चैप्टर है, ध्यान से मेरी बात समझो, डोंट वरी, टेंशन नहीं लो। तो आपको बस सिंपल सा फॉर्मूला याद रख लेना है, ठीक है। तो एंगुलर एसिलरेशन इज इक्वल टू, देखो क्या होता है, ओके इसके लिए पहले मेरे को बताना पड़ेगा एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है एंगुलर, भाई एसिलेशन का मतलब क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम ही तो बोलते हो। तो हम लेंगे एंगुलर वेलोसिटी, लेंगे क्या लेंगे, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब एंगुलर वेलोसिटी आपको पता है कि एंगुलर वेलोसिटी का देखो भाई, वो चाहे वेलोसिटी हो चाहे एंगुलर, अगर हम बात करते देखो, तो यहाँ पे हमें ना थोड़ा सा जो है एंगुलर वेलोसिटी का हमें जो है डायमेंशन हमें थोड़ा पता होना चाहिए था। ओके कोई बात नहीं। तो हम पहले जो है एंगुलर वेलोसिटी की देखो हम लोग पहले बात कर लेते हैं, है ना, टेंशन नहीं लो, हम पहले बात कर लेते हैं एंगुलर वेलोसिटी। ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा, वेलोसिटी से ये अलग है, वेलोसिटी का अलग होगा, LT-1 याद करो, वेलोसिटी का क्या होगा, या वेलोसिटी हो गई, स्पीड हो गई, देखो वेलोसिटी हो गई या स्पीड हो गई, तो इसका क्या होगा, LT-1 होगा। ये बात समझ पा रहे हो, नहीं समझे सर, नहीं समझे सर। वेलोसिटी अलग चीज़ है और एंगुलर वेलोसिटी अलग चीज़ है। एंगुलर वेलोसिटी का मतलब अगर हम बात करें, अगर हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो हमें एक लीनियर मोशन हमें करना होता है ना, एक स्ट्रेट मोशन करना होता है। लेकिन अगर हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं तो हमें सर्कल में चलना होता है, समझ गए, ये फ़र्क है। अब देखो, चलो देखो, अब अगर हम बात करते हैं अपने इस वेलोसिटी की, अगर बात करें कि सर इस वेलोसिटी का हमारा जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो देखो क्या होगा। तो देखो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, हम ये जानते हैं कि भाई चेंज इन ये हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब लेंथ, दैट मीन्स L, अपॉन टाइम का मतलब हो गया T, है ना। तो कितना हो जाएगा देखो, LT-1, और यही आपकी वेलोसिटी का होगा, यही आपकी स्पीड का होगा, तो कितना हो गया, LT-1 हो गया। वेलोसिटी का हम बात कर रहे हैं तो इसको लिख लेना कहीं, वेलोसिटी को लिख लेना, कैसे निकालते हैं, तो इस तरीके से निकालते हैं, LT-1, सिंपल, आपको ये पता हो जाना चाहिए। एंगुलर वेलोसिटी का देखो कितना हो जाएगा, तो एंगुलर वेलोसिटी का हमने कहा भाई एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू, देखो क्या होता है, तो ये होता है एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये सब अभी हम लोग पढ़ेंगे, पूरा का पूरा एक चैप्टर आने वाला है, ठीक है। एंगल अपॉन टाइम, देखो एंगल, तो एंगल, ये बताओ कि क्या एंगल की कोई भी डायमेंशन होती है, बोलो बोलो बोलो, एंगल की कोई डायमेंशन होती है, नहीं, एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती, डायमेंशन लेस होती है। टाइम की डायमेंशन होती है, तो टाइम की डायमेंशन दैट मीन्स टाइम जैसे चला जाएगा ऊपर, तो टाइम अगर ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, T-1, समझ गए। तो देख लो एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों की मिनट देख लो क्या है, सेम है, ठीक है। अब आप यहाँ से निकाल लो एंगुलर एसिलेशन का जो है, आप यहाँ से फॉर्मूला बना लो, तो इसको हटा देते हैं। अब देखो एंगुलर एसिलेशन का फॉर्मूला देखो कितना हो जाएगा, रख देते हैं यहाँ पर, है ना, एंगुलर वेलोसिटी वेलोसिटी की जगह देखो कितना रख देते हैं, T-1, और अपॉन टाइम की जगह कितना रख देते हैं, देखो T, कितना रख देते हैं T। तो ये ऊपर चला जाएगा, तो बताओ कितना हो जाएगा, T भी ऊपर जाएगा तो T के पावर माइनस, देखो बात समझो, ये T के पावर भी कुछ नहीं है तो 1 है, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, T⁻⁻1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, T⁻²। तो याद रहेगा, अब एंगुलर एसिलेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, T-2, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, T-1। क्लियर है बात, ओके। नेक्स्ट हमारा जो फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट है, लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। अब रख दो, मास की जगह देखो हम क्या रख देंगे, m रख देंगे। वेलोसिटी का आपने भी जस्ट थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया था, क्या, LT-1, ठीक है, क्या बताया था, LT-1। तो देखो कितना हो जाएगा, MLT-1, बोलो क्या ये सही बात है, बिल्कुल सही बात है, MLT-1। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टेंशन की। हाँ टेंशन का सोच सकते हो, थोड़ा सा इमेजिन करो, थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, टेंशन का क्या होगा भाई, टेंशन जस्ट लाइक फोर्स
टेंशन जस्ट लाइक फोर्स। अगर आपको ये ऐसे कोई दोनों हाथ, मतलब एक आपका मित्र जो है, एक हाथ इधर पकड़ लिया, एक हाथ जो है वो आपको इधर से पकड़ लिया और दोनों खींच रहे हैं आपके ऊपर, है ना, आपको तो क्या लग रहा है आपके ऊपर, एक टेंशन लग रहा है, टेंशन जस्ट लाइक फोर्स। तो टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला वही होगा जो हमारे फोर्स का होगा। आगे बात समझ में? तो कितना होता है फोर्स का, याद है या भूल गए? mLT-2। ये याद रख लो, क्योंकि अगले वाले वीडियोस में हम लोग जो है इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, तो ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ये नहीं अगर कर पाओगे याद ना, अगर इसको नहीं समझे तो फिर समझ लो नहीं, ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका गया, ये है ना। जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसके बेसिस पर भी, जो आपके होम एग्जाम्स होंगे उनके बेसिस पर भी। क्लियर है बात? तो टेंशन का फॉर्मूला हमारा ये हो जाएगा क्या, फोर्स, है ना, टेंशन जस्ट लाइक फोर्स, और फोर्स का हमें डायमेंशन पता है क्या होता है, LT-2। ओके, इतनी बात जल्दी से नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट लेकर के जल्दी से नोट डाउन कर लो। कर लिया? चलो देखो नेक्स्ट बात करते हैं अपने हम एक और, हमारे कुछ और भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उनको भी हम लोग देख लेते हैं, है ना। देखो एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, अच्छा वर्क का तो आप लोग बता चुके हो, वर्क का हम बता चुके हैं, mL²T-2 होता है। एक आपको फॉर्मूला याद रखना है इम्पल्स का, इम्पल्स, है ना। तो इम्पल्स इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू भाई कितना इम्पल्स है, ठीक है। तो हमने फोर्स लगाया पर्टिकुलर कितने समय तक लगाया, जितना ज़्यादा समय तक आप फोर्स लगाओ उतना ज़्यादा इम्पल्स होगा। तो फोर्स का आप डायमेंशन फॉर्मूला जानते हो कितना होता है, mL/T-2 होता है, mL/T-2 होता है। टाइम का आप जानते हो T होता है, इसको सॉल्व कर लोगे तो देखो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास mL और T-1, बोलो यही तो होगा भाई, -2 + 1 क्या हो जाएगा, mL/T-1, ठीक है। अच्छा एक और आपको याद रखना है मोमेंट, ठीक है, मोमेंट इंपॉर्टेंट है ये, मोमेंट। तो मोमेंट का देखो कितना हो जाएगा, मोमेंट का हमारा हो जाएगा फोर्स, मोमेंट इज इक्वल टू हमारा होता है क्या, मतलब मोमेंटम जिसको हम बोलते हैं, तो क्या होता है हमारा फोर्स, या जिसको हम फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बोलेंगे, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बोलेंगे। तो फोर्स का फॉर्मूला देखो कितना हो जाएगा, mL/T-2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला देखो कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस का मतलब क्या, सिंपल L, कितना हो जाएगा mL²T-2, ये हो जाएगा mL²T-2। ये जस्ट लाइक हमारे एनर्जी के फॉर्मूले के ही तो इक्वल है। आगे बात समझ में, ठीक है। अच्छा एक और याद रखना है सरफेस टेंशन, ये पूरा का पूरा आपका एक चैप्टर है, एक चैप्टर में पूरा का पूरा एक टॉपिक आएगा, तो डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना। सरफेस टेंशन क्या होता है कि किसी भी लिक्विड में जैसे कोई भी अगर लिक्विड होती है ना, तो उस लिक्विड की क्या होती है, एक मतलब उसके सरफेस पर एक टेंशन क्रिएट होता है। जैसे देखो मच्छर जो है, जो आपके मॉस्किटो होंगे ना घर में, आपके नहीं घर में नहीं होंगे, कोई बात नहीं, बड़ी अच्छी बात है, नहीं है तो देखो होते क्या है कि आपने जो है मॉस्किटो को अपने पानी में बैठते हुए देखा होगा, देखा है कभी, नाली वगैरह में मॉस्किटो ऐसे बैठे रहते हैं, है ना। तो बेसिकली क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे हमारा जो वाटर है वो ज़्यादा, मतलब वो क्या होता है उसका एक सरफेस का, उस वाटर के सरफेस का एक टेंशन होता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं हमारे जो मॉस्किटोज़ होते हैं उस वाटर के सरफेस पर बैठ पाते हैं और बड़े अच्छे से आराम से वो जो है अंडे वगैरह देते हैं, तो और ज़्यादा मच्छर फिर पैदा हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि उस चीज़ को हटाने के लिए क्या करते हैं, हम उस नाली के पानी में जो है जो वर्कर लोग होते हैं वो या तो केरोसिन ऑयल डाल देते हैं, फिर ऐसा कुछ केमिकल डाल देते हैं जिससे कि वो हमारा वाटर जो है, ठीक है। अब देखोगे, आप देखोगे कि उसमें पानी वगैरह डालने के बाद फिर जो मच्छर है वो उस पानी पर नहीं बैठ पाते, बैठेंगे तो फिर वो डूब जाएंगे, है ना। तो ये जिसको हम लोग बोलते हैं सरफेस टेंशन। डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना, हाँ सरफेस टेंशन है, टेंशन नहीं लेना, ये पूरा का पूरा आपका एक चैप्टर आएगा, तो हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सरफेस टेंशन का देखो फॉर्मूला होता क्या है, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है एक मिनट, फोर्स अपॉन, हाँ ठीक है, फोर्स अपॉन लेंथ, ठीक है, ये थोड़ा सा हम भी भूल रहे थे। तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा आपको याद है, डोंट वरी, फॉर्मूला नहीं याद है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं, ये आपको आने वाले चैप्टर में सारे के सारे फॉर्मूले मिलेंगे, ठीक है। तो फोर्स अपॉन लेंथ, तो फोर्स का देखो क्या होता है mL/T-2 होता है, अपॉन लेंथ का देखो कितना हो जाएगा, L हो जाएगी। इस नंबर को हम बड़े ब्रैकेट में रखना है, इसको सॉल्व कर लो, तो ये L चला जाएगा ऊपर, तो देखो ये L से L क्या हो गया, कट गया, दैट मीन्स क्या आ गया mT-2। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये चीज़, और ये चीज़ तो आपको हमेशा न्यूमेरिकल्स में मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे हैं, ये बात आप समझ पा रहे हो, ऐसे बहुत सारे हमारे पास क्या डायमेंशनल फॉर्मूले हैं। आपके पास अगर रेफरेंस बुक है तो देख लेना, वरना हम क्या करेंगे, इस लेक्चर के वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम क्या करेंगे ना, वो डायमेंशन फॉर्मूला सारा का सारा क्या कर देंगे, PDF फॉर्म में लेकर के आपको अपलोड कर देंगे, तो आप उसको देख लेना, ठीक है। समझ में आ गई बात, बहुत सारे और आपको याद करना पड़ेगा। अब हम कुछ और टाइप के फॉर्मूले की बात करते हैं जो कि आपने पढ़ा था क्लास 10th में,
क्लियर है? इतना कर लिया नोट डाउन? चलो देखो देखो इतना नोट डाउन कर लो, ठीक है। देखो बच्चे, ये आपके पास कुछ क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब कि आप इसको आप वोल्टेज कहते हो, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस, है ना। तो इन सारी चीज़ों का आपको क्या निकालना है? डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। चलो देखो कितना आसान है, बता रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चार्ज की। तो आपको चार्ज का फॉर्मूला पता है क्या होता है? चार्ज इज इक्वल टू, क्लास 10th भूल गया सर। Q इज इक्वल टू, इसको हम लोग बोलते थे, Q इज इक्वल टू क्या होता था? I इंटू टी। बोलो, I इंटू टी। टी का मतलब टाइम, I का मतलब करंट। अब ये बताओ मेरे को कि करंट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? बिल्कुल सही बात, एम्पियर। टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? टी। तो कितना हो जाएगा? चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला कितना हो जाएगा? चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा AT। आगे बात समझ में? कितना आसान है, देखो मज़ा आ गया नहीं? चलो आगे अभी और मज़ा दिलाते हैं तुम लोग को भी। देखो इधर देखो, अब चलो आप मेरे को इसका बताओ, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या था पोटेंशियल? कि पर्टिकुलर किसी यूनिट चार्ज पर हम क्या करते थे? वर्क डन जो करते थे वही हमारी क्या कहलाती थी? पोटेंशियल कहलाती थी। यूनिट चार्ज पर, है ना, किया गया हमारा जो भी वर्क डन होता था उसी को हम लोग कहते थे पोटेंशियल डिफरेंस। दैट मीन्स वी इज इक्वल टू क्या होता था? याद करो तो वर्क डन अपॉन चार्ज। बताओ ये बात सही है? वर्क डन का अभी जस्ट अभी अपने फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला आपने निकाला है, इसलिए तो मैंने आपको पहले बेसिक बताया, ml²t-2। बताओ ये बात सही है? बिल्कुल सही है सर। चार्ज का देखो आपने निकाल लिया, क्या हो जाएगा? AT। समझ में आ गई बात? AT। तो देखो अभी सब ऊपर देखो, ये T से T नहीं, T से T कटेगा नहीं, ये T से T -3 हो जाएगा ना, क्योंकि T ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? -1 -2 और -1 -3। तो फाइनली आपको V का यहाँ पर डायमेंशन फॉर्मूला मिल गया, यानी कि पोटेंशियल। यहाँ पे ये देखो कैपिटल V है, याद रखना कैपिटल V है, दैट मीन हमारा ये हम वोल्टेज की बात कर रहे हैं। तो देखो M को हम लोग पहले रख लेते हैं, सही बात है, M को हमने पहले रख लिया। अब उसके बाद हम L को रख लेते हैं, क्या L नीचे नहीं, तो L को भी रख लेते हैं, L²। अब हम उसके बाद रख लेते हैं देखो A को, ठीक है। तो A चला जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा? A-1 और T-3। ये आपका हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, ml² A-1 T-3। ये आपको याद रखना पड़ेगा, तो याद रख लो, नहीं तो निकाल लो तुरंत। कितना समय लगेगा? बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रेजिस्टेंस की। तो आपको R का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो R इज इक्वल टू देखो कितना होता है? V इज इक्वल टू IR। तो R इज इक्वल टू V अपॉन I, यही तो बताओगे। और अभी आपने जस्ट अभी V का भी देखो आपने फॉर्मूला बनाया, क्या होता है? ml² A-1 T-3 अपॉन I का मतलब देखो, I का मतलब क्या? मतलब एम्पियर, दैट मीन्स करंट, ठीक है। तो I का क्या हो जाएगा? A हो जाएगा, है ना। एम्पियर हमारी क्या, करंट हमारी एक बेस क्वांटिटी है ना, ठीक है। तो देखो कितना हो जाएगा? ये A चला जाएगा ऊपर, तो A की पावर -2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास ml² A-2 और T-3। ये आपका फॉर्मूला हो गया किसका? डायमेंशन फॉर्मूला हो गया रेजिस्टेंस का। आगे बात समझ में? चलो एक फोर्थ वाला आप कर लो जल्दी से, कर लोगे। कैपेसिटेंस का आपको फॉर्मूला याद रख लेना है। कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्या होता है? देखो चार्ज अपॉन पोटेंशियल, ये फॉर्मूला याद रखोगे आप। चार्ज अपॉन, ये हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th में। बिल्कुल सही बात, क्लास 12th में पढ़ेंगे चार्ज अपॉन पोटेंशियल, ठीक है। तो चार्ज अपॉन पोटेंशियल देखो कितना हो जाएगा? अरे ये वही है कैपेसिटर वाला है, जो आप जो फैन में जो लगा रहता है ना कैपेसिटर, ये वही चीज़ है ना। तो चार्ज अपॉन पोटेंशियल होता है। चार्ज का देखो हम लोग यूनिट क्या रख लेंगे? AT अपॉन पोटेंशियल कहाँ गया? ये पोटेंशियल, ठीक है। दैट मीन्स V, पोटेंशियल डिफरेंस, दैट मीन्स V। देखो V का फॉर्मूला देखो कहाँ गया? V का फॉर्मूला देखो कहाँ गया? ये है, कितना है? ml² A-1 और T-3। इसको सॉल्व कर लिया जाए तो देखो M भी चला जाएगा ऊपर, तो M चला जाएगा ऊपर तो हो जाएगा माइनस में, दैट मीन्स M-1। अब उसके बाद L भी चला जाएगा ऊपर, तो L-2। A चला जाएगा ऊपर, तो A देखो जब ऊपर जाएगा, बात को समझो, जब ये A-1 जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा +1। तो A+1 और A+1 दैट मीन्स A²। तो कितना हो जाएगा? ये आपके पास हो जाएगा A², ठीक है। और T चला जाएगा ऊपर, तो T जब ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? T⁴। आगे बात सुनिए, ये आपका हो जाएगा कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फार्मूला। क्लियर है? ओके, ठीक है। तो ये आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये चीज़। ओके, देखो बच्चे बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। बहुत ही बढ़िया सा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं, है ना, आपके होम एग्जाम हो या फिर कम्पिटिटिव लेवल में। थोड़ा से बहुत मतलब हमें अभी थोड़े से हम
बढ़ रहे हैं आगे, है ना, थोड़ा सा अभी हम लो लेवल पर है, बात समझो। ओके, बट ऐसे ही आते हैं, है ना। देखो क्या रहा है कि टेकिंग वेलोसिटी टाइम एंड फोर्स एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। अब मेरी बात समझो, अभी तक आप क्या करते थे, अभी तक आपको ये पता था कि हमारी जो लेंथ होती थी, टाइम जो हमारा होता था, समझ रहे हो ना, लेंथ होती थी, टाइम होता था, जो हमारी जो करंट होती थी जिसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट, तो ये सब हमारी फंडामेंटल अभी जो है क्वांटिटीज़ जिनको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे। अब कह रहा है कि नहीं, अब जैसा क्वेश्चन बोला आपको वैसा बनना पड़ेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि वेलोसिटी को, टाइम को, फोर्स को एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी लेना है। बात समझे, वेलोसिटी को, टाइम को, फोर्स को एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी लेना है। तो हम ऐसे लिख लेते हैं कि वेलोसिटी का हमारा जो फंडामेंटल क्वांटिटी, हम जो वेलोसिटी का हम जो रिप्रेजेंट करेंगे, हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं वी से। कैसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, वी से, बात समझो, वी से रिप्रेजेंट कर दिया। फोर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एफ से, समझ गए बात, फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं एफ से। अभी हमको एफ का डायमेंशन फॉर्मूला नहीं लिखना है, कह रहा है कि फोर्स को एज अ लेना है आपको एक फंडामेंटल क्वांटिटी की तरह। तो भाई ठीक है, हो गया, फोर्स हमारा एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया। एंड टाइम को भी ले लो, तो टाइम को आप ऐसे बता दो, टाइम तो हमारा है ही, ऑब्वियस सी बात है तो अच्छी बात है, बोला भी है क्वेश्चन में तो लेना ही पड़ेगा। अब कह रहा है कि आपको फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है डायमेंशन ऑफ मास। तो अब आपको जो मास का जो डायमेंशन निकालना है तो वो भी बताओ, सिंपल सी बात है, इसी के टर्म में तो आना चाहिए, एफ के टर्म में, वी के टर्म में, टी के टर्म में ही आना चाहिए। अब बात समझो, तो देखो कैसे लगाया जाए भाई, तो आपको आप ये जानते हो, आप फोर्स का फॉर्मूला जानते हो, एफ इज इक्वल टू, आप कुछ एक, आप देखो, आप एक ऐसा फॉर्मूला अप्लाई करोगे जिसमें मास आता हो, जिसमें क्या आता हो, मास आता हो। तो एफ इज इक्वल टू देखो क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, बोलो, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। अच्छा जी, अच्छा जी, तो यहाँ से सर अगर हम मास की वैल्यू निकाल लें सर, मास इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, तो मास इज इक्वल टू हो जाएगा एफ अपॉन ए। बात समझ गए, तो एफ तो हमारा एक डायमेंशन, हमारी एक फंडामेंटल क्वांटिटी तो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वैसे तो नहीं है। एफ अब हमारी जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी एक डायमेंशन, एक हमारी फंडामेंटल जो है क्वांटिटी है, तो एफ की जगह तो हम एफ तो रख दिए, लेकिन इस ए की जगह तो हम ए नहीं रख सकते ना, क्योंकि हमें ए को देखो क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी, टाइम या फोर्स के टर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अच्छा, तो ये बताओ ए का फॉर्मूला होता क्या है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता क्या, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। तो हम क्या रख देते हैं, एफ अपॉन वेलोसिटी, ए की जगह देखो हम क्या रख दे रहे हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम। बताओ ये बात सही है, बिल्कुल सही है। देखो टाइम चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा एफ इंटू टाइम और अपॉन वेलोसिटी। कितनी सही बात है, एफ को देखो, हमको एफ को एफ ही छोड़ देना है, टी को देखो हमें टी ही छोड़ देना है, और वेलोसिटी जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, वी माइनस वन। कितना हो जाएगा, वी माइनस वन। बात समझो, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा मास का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ एफ टी वी। अरे एफ टी वी माइनस वन, ठीक है, एफ टी वी नहीं, एफ टी वी माइनस वन, ठीक है। आ रही बात समझ में, क्लियर हुई ये बात। चलो एक और क्वेश्चन दे दिया जाए आपको, चलो एक और क्वेश्चन कर लो जल्दी से आप। नहीं बच्चे देखो, ये आपके पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, आपको इसे सॉल्व करना है, कॉपी में करो, गलत करो, सही करो, लेकिन करो, ठीक है। आंसर एकदम डायरेक्टली नहीं देख लेना है, पहले आप सॉल्व करो, देखो कि आप गलती कर रहे हो। भाई जब तक गलती नहीं करोगे तब तक आपको अपनी गलती कैसे पता चलेगी, गलती करने से क्यों डरते हो, मतलब ऐसी वाली गलती नहीं करना, मतलब जो एक्सेप्टेबल हो, ठीक है। यहाँ पर गलती कर लो, एग्जाम में गलती नहीं करना है, ठीक है। तो कर लिया बच्चों ने, वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो, कर लिया। चलो देखो कहाँ अगर गलत कर रहे हो तो कहाँ कर रहे हो, सही करो। देखो इसका आंसर देख लो, जिन बच्चों का आंसर अगर ये आया है कितना, एक मिनट रुक जाओ, कितना दे रखा है, ए वी स्क्वायर डी, अगर ये है तो सही। अच्छा देखो, ये इधर उधर हो सकता है, मतलब मे भी पहले डी हो सकता था, मे भी पहले ए हो सकता है, मे भी पहले वी स्क्वायर हो सकता है, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जिन बच्चों का आंसर अगर इतना आया है तो सही है, जिन बच्चों का नहीं आया, अब देखो क्यों नहीं आया सर, बात समझते हैं, क्यों नहीं आएगा, कोई बात नहीं आया ना। अब अपनी गलती देखो कि हमारी गलती देखो कहाँ होगी, ठीक है। चलो, तो हमने कहा सर हमें क्या पूछना है कि एरिया दे रखा है, वेलोसिटी एंड डेंसिटी दे रखी है, कह रहा है कि आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है, तो हम इसको एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी ले लेते हैं। तो एरिया को हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं ए से, ठीक है। वेलोसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं वी से, ठीक, और डेंसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं डी से, जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन है ना, डी ये दिया है ना, ये देखो डी वी है ना। अच्छा ये स्मॉल वी नहीं है, एक मिनट रुक जाओ, ये कैपिटल वी है, याद रखना, ये थोड़ा कैपिटल वी है, ठीक है। जैसा दिया है वैसे ही रख लेते हैं, ओके, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है भाई। अब देखो कह रहा है कि फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स, ठीक है भाई, हमें फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना। तो याद रखना कि अगर आपका ये अगर एक फंडामेंटल क्वांटिटी है तो आपका आंसर भी ए वी डी के ही टर्म में आना चाहिए,
ठीक है, ABD के टर्म में आना चाहिए। अब देखो आप फॉर्मूला जानते हो, सिंस आप ये जानते हो, फोर्स इज इक्वल टू, देखो क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। बोलो ये होता है। अब ये दूर दूर तक एक्सेलरेशन हमारा ये फंडामेंटल क्वांटिटी मानना नहीं है, मास हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी है नहीं, तो याद रखना आंसर आपका जो भी आएगा वो ए के टर्म में, वी के टर्म में, डी के ही टर्म में आना चाहिए। पहली चीज़ क्लियर हुई। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, मास को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आपको ये फॉर्मूला पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। बताओ ये बात सही है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो देखो यहाँ से आप अगर मास अगर निकालोगे तो मास इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, डी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। बोलो, तो इस मास की जगह हम लोग क्या रख लेते हैं, हम लोग रख लेते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। कितनी सही बात है, बिल्कुल सही बात है। एक्सेलरेशन, अब देखो एक्सेलरेशन की जगह तो हम रख नहीं सकते क्योंकि एक्सेलरेशन हमारी एक फंडामेंटल क्वांटिटी तो है नहीं, तो हम एक्सेलरेशन को चेंज करेंगे। तो किस में चेंज करेंगे, कुछ ऐसा जिससे हमारा ये चीज़ गिवन हो। तो देखो एक्सेलरेशन इक्वल तो होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। बोलो ये सही बात है, बिल्कुल सही बात है, वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। अच्छा जी देखो, तो डेंसिटी की जगह हम डेंसिटी डी रख सकते हैं, वेलोसिटी की जगह हम लोग वी रख सकते हैं, लेकिन ये दोनों फर्जी चीज़ें हैं ना। अब मेरी बात समझना, चलो तो डेंसिटी हम यहाँ पर छोड़ दे रहे हैं क्योंकि डेंसिटी हमारा सेफ हो गया, वेलोसिटी भी देखो हमारी सेफ हो गई, वेलोसिटी को भी हम लोग यहाँ पर ऐसे सेफ तरीके से लिख दे रहे हैं। अब बात करते हैं इस वॉल्यूम की और इस टाइम की। ये बताओ कि इस वॉल्यूम को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ। बोलो एरिया इंटू लेंथ और अपॉन में टाइम। और ये बताओ लेंथ का मतलब क्या, जस्ट लाइक डिस्टेंस। हाँ समझो, लेंथ का मतलब क्या, डिस्टेंस। तो लेंथ अपॉन टाइम, दैट मीन्स डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है भाई, वेलोसिटी। तो देखो कितना हो जाएगा, डेंसिटी इनटू, यहाँ देखो एक यहाँ भी वेलोसिटी, एक यहाँ भी वेलोसिटी मिलने वाला है, तो वेलोसिटी का स्क्वायर इनटू एरिया। समझ में आ गई बात, कितना हो जाएगा, डेंसिटी की जगह रख देंगे डी, वेलोसिटी की जगह रख देंगे वी स्क्वायर और एरिया की जगह रख देंगे ए। यही तो आ रहा है आंसर। आई बात समझ में, एक और दिया जाए, गलत कर दिए। अब आ गई ना बात समझ कि अपनी गलती कहाँ कर रहे हो। चलो एक और आप मेरे को करके दिखा दो जल्दी से, एक और क्वेश्चन ले लो, लास्ट क्वेश्चन। ओके बच्चे, चलो आप मेरे को इसका आंसर बता दो, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। वीडियो को पॉज करो और जल्दी से अपनी कॉपी में लिखो। बताना नहीं, कमेंट नहीं करना है आपको, बस केवल सॉल्व करना है। आप देखो कि आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। कर लिया, चलो देखो कितने बच्चों का आ गया आंसर, देखो मैच कर लो। क्या आपका आंसर है, क्या आपका आंसर ये आया है, क्या आपकी टूथपेस्ट में नमक है, देखो क्या आपका आंसर ये आया है, FTV। क्या अगर आपका ये, कोई बात नहीं, किसी बच्चे ने कैपिटल वी लिया होगा वो भी सही है, बस मेंशन कर देना कि हमने वेलोसिटी को हमने वी लिया है। क्या अगर आपका आंसर अगर ये आया है तो फिर सही है, अगर नहीं आया है तो क्यों नहीं आया है। चलिए आइए डिस्कस करते हैं। देखो क्या बोल रहा है, साफ साफ देखो बोल रहा है, ये दे रखा है कि वेलोसिटी, टाइम एंड फोर्स आर टेकन टू बी एज फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है भाई, तो वेलोसिटी को हम लोग यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं, वेलोसिटी को हम लोग मान लेते हैं वी, कैपिटल वी मान लेते हैं, टाइम को हम लोग मान लेते हैं कैपिटल टी, और फोर्स को हम लोग मान लेते हैं क्या, एफ। ठीक है, अब कह रहा है कि फंडामेंटल क्वांटिटी देन फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू वर्क डन। हम जानते हैं ना भाई, एनर्जी इक्विवेलेंट टू वर्क डन। बिल्कुल सही बात है, वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। ओके, तो हमें यहाँ से ये बात समझ में आ गई सर कि हमारा जो आंसर आना चाहिए वो वी में, टी में, एफ में। हम इसको देख करके नहीं बोल रहे हैं, अरे नहीं जाने दो, ये बेचारा ये फालतू इसको ले आए कर। हम आंसर हम कैसे पता कर पा रहे हैं कि हमारा आंसर किस में आना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ वी टी एफ। अब देखो चलो, तो यहाँ पर फोर्स की जगह हम एफ तो रख देंगे, लेकिन इस डिस्टेंस का क्या किया जाए, तो डिस्टेंस याद करो, वेलोसिटी इज इक्वल टू, देखो क्या होता है, आप ये फॉर्मूला लगाओगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू दैट डिस्प्लेसमेंट दैट मींस डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये बात समझे। तो डिस्टेंस यहाँ से अगर आप डी अगर निकालोगे, अगर आप यहाँ से अगर डी निकालोगे, डी को वहीं पर आप छोड़ दिए, तो वेलोसिटी इंटू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इंटू हो जाएगा टाइम। समझ में आ गई बात। तो क्या रख दिया जाए, देखो फोर्स इंटू डिस्टेंस की जगह क्या रख देते हैं, वी इंटू टाइम। चलो इसको डायमेंशन फॉर्मूले में लिख लो, तो एफ को एफ लिख देते हैं, वी को वी कर देते हैं और टी को टी कर देते हैं। तो क्या आ गया, एफ वी टी आ गया। आगे बात समझ में, यही तो आया है। अरे भाई पहले एफ को रख लो, वी को रख लो, टी को रख लो, जैसे भी आपकी मर्जी, टी को पहले रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। समझ में आई बात। इसके पहले वाले हमने जो क्वेश्चन कराए थे वो आपके एग्जाम में आए हुए थे, ये वाला नहीं आया है बट वो वाला एग्जाम में आया हुआ था।
बोर्ड एग्जाम में, मतलब बोर्ड नहीं, हाँ बोर्ड एग्जाम में जब हम लोग जब पहले पढ़ते थे, को क्या था ना कि पहले के समय में क्लास 11th का और क्लास 12th का दोनों को मिला करके आता था क्लास 12th में, ठीक है। बोर्ड एग्जाम जो होता था ना क्लास 12th का, तो उसमें क्लास 11th की भी चीज़ें आती थी और क्लास 12th की भी चीज़ें आती थी। तो इसलिए यहाँ पर ये मेंशन किया हुआ है कि ये 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसके पहले वाला क्वेश्चन 2014 में, तो समय की ये कहानी होती थी, समझ गए। ओके ओके, चलो ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। ओके देखो चलो, अब थोड़ा सा हम लोग इस टर्म को समझते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल। वर्ड्स पर ध्यान देना, यहाँ पर वर्ड्स पर अगर ध्यान नहीं दोगे तो ज़िंदगी भर के लिए हो जाएगा कन्फ्यूज़न, ठीक है। वेरिएबल एंड कांस्टेंट, चलो इन सब बातों को छोड़ो, आप मेरे को इतना बता दो कि वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जिसकी वैल्यू वेरी कर जाए। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, जिसकी वैल्यू आपके जन्म से लेकर के आपके बूढ़े होने तक क्या रहे, एक जैसी रहे, दैट इज हम इसको कहते हैं कांस्टेंट। समझ में ये बात आई। वेरिएबल तो हम क्या बात करें, हम बात करें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल। डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, बेसिकली दो ही टाइप के वेरिएबल्स होंगे, एंड डिफरेंट टाइप्स के हमारे कांस्टेंट होंगे, यानी कि दो टाइप के हमारे कांस्टेंट होंगे ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। तो डायमेंशन के बेसिस पर हम क्या करने वाले हैं, वेरिएबल्स को और कांस्टेंट को कैटेगराइज करने वाले हैं। बात समझ में आ रही है। अब देखो किसके बेसिस पर, ध्यान रखना, किसके बेसिस पर, डायमेंशन के बेसिस पर। तो हम सबसे पहले बात करते हैं वेरिएबल की, थोड़ी सी मेरी बात समझो, हम बात करते हैं वेरिएबल की, इसको हम अच्छे तरीके से लिखवा देंगे, बस समझ लो तो आप खुद से लिख लोगे। वेरिएबल की बात कर लेते हैं, और इधर हमारे पास क्या होना चाहिए, इधर हमारे पास होना चाहिए कांस्टेंट। क्या होना चाहिए बच्चे, कांस्टेंट होना चाहिए। अब देखो हम बात कर रहे हैं, हम वेरिएबल की बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, वेरिएबल की बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, और इस कांस्टेंट की हम लोग बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। तो अब ये हमारा जो वेरिएबल होगा ना, वो दो तरीके का होगा, सोचो सोचो कैसे होगा। एक हमारा होगा डायमेंशन, एक हमारा होगा डायमेंशनल वेरिएबल। क्या होगा, डायमेंशनल, जिसमें डायमेंशन हो, डायमेंशनल वेरिएबल। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और एक होगा बच्चे डायमेंशन लेस वेरिएबल। याद करो हमने जब स्टार्टिंग में जब करा था डायमेंशन लेस वेरिएबल, तो हमने आपको बताया था कि भाई ये क्वांटिटी डायमेंशन लेस है, तो दैट मीन्स हमारी ये डायमेंशन लेस हो गई, तो डायमेंशन लेस वेरिएबल। अब सिमिलरली इसी तरीके से हम कांस्टेंट की बात करते हैं, तो अगर उस कांस्टेंट में अगर कोई डायमेंशन होगा, बात समझना, अगर उस कांस्टेंट में अगर कोई डायमेंशन होगा, कांस्टेंट का नाम सुने हो ना, कैपिटल जी क्या है, एक कांस्टेंट है, याद आया, कैपिटल जी क्या है, कांस्टेंट है। हमारी जो लाइट की स्पीड है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो लाइट की स्पीड में डायमेंशन होता है ना, कांस्टेंट तो है लेकिन डायमेंशन भी है। कुछ ऐसे भी होते हैं जिन कांस्टेंट तो होता है, जिनमें डायमेंशन नहीं होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। क्या ये कांस्टेंट है, बिल्कुल सर कांस्टेंट है। क्या इनके डायमेंशन होंगे, बिल्कुल सर डायमेंशन नहीं होंगे, तो हम इनको बोलेंगे डायमेंशन लेस कांस्टेंट। तो हमारा इसमें भी दो कैटेगरी का आ जाएगा। बात समझो कैसे बना रहे, देखो कांस्टेंट और डायमेंशन, तो हम क्या कह देंगे, हम कह देंगे डायमेंशनल कांस्टेंट। आगे बात समझ में, क्या बोल देंगे बच्चे, डायमेंशनल कांस्टेंट। कंफ्यूज एकदम नहीं होना। और एक डायमेंशनल कांस्टेंट हो गया, और एक ऐसा कांस्टेंट होगा जिसके पास कोई भी डायमेंशन नहीं होगा, तो क्या बोल देंगे, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। डायमेंशन लेस कांस्टेंट। बताओ ये पहले बात बताओ, ये पहले बात बताओ, इतनी बात क्लियर हो गई। थोड़ी देर के लिए अपने माइंड को स्थिर रखो, कांस्टेंट रखो, ठीक है, और सोचो इन दोनों के बारे में कि वेरिएबल दो टाइप का होगा, डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशनलेस वेरिएबल। कांस्टेंट दो टाइप का होगा, डायमेंशनल कांस्टेंट और डायमेंशन लेस कांस्टेंट। आगे बात समझ में। तो अब हम इनके धीरे धीरे क्या करते हैं, आपको जल्दी से इनका हम डेफिनेशन करा करके एक एग्जांपल के थ्रू भी आपको इसको बड़े इजीली तरीके से देखो समझा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चे अपने डायमेंशनल वेरिएबल की बात करते हैं। किसकी बात कर लेते हैं सर, डायमेंशनल वेरिएबल। देखो कैसा नाम से क्या लग रहा है कि एक ऐसा वेरिएबल जिसके डायमेंशन हो, बहुत सारे ऐसे वेरिएबल है, वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, वो वेरिएबल है ना भाई। कह रहे आप कुछ और फोर्स लगा रहे हो, हम कुछ और फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या आपका फोर्स और हमारे थ्रू लगाया गया फोर्स क्या सेम होगा, क्या कांस्टेंट होगा, बिल्कुल भी नहीं कांस्टेंट होगा, अलग अलग होगा, तो वेरी कर जा रहा है। तो इन सभी को हम लोग बोलते हैं डायमेंशनल वेरिएबल। और इनके पास देखो क्या होती है, डायमेंशन भी होती है। तो सिंपल से इसका डेफिनेशन देखो क्या हो जाएगा, हम ये कह देंगे कि फिजिकल क्वांटिटी, लिख लो जल्दी से, a physical quantity which possess मतलब जो रखता हो, which possess dimension and have a variable value। एग्जाम्पल के तौर पे देखो क्या हो जाएगा,
वेलोसिटी। भाई सही बात है, आप अपनी स्पीड से दौड़ोगे, हम अपनी स्पीड से दौड़ेंगे, समझ में आ रही बात ना। ठीक है, फोर्स हो गया, आप भाई अपने भाई की आप अगर कोई भी किसी पर भी अगर फोर्स लगा रहे हो तो आप अपने अकॉर्डिंग फोर्स लगाओगे, हम अपने अकॉर्डिंग फोर्स लगाएंगे। तो ये सब हमारी वेरी कर जा रही है ना। लेकिन इनकी डायमेंशन भी होती है, तो डायमेंशन भी हो और वेरी भी कर जाए तो इनको हम लोग बोलते हैं डायमेंशनल वेरिएबल। क्लियर हुई ये बात। चलो दूसरा हम लोग देख लेते हैं जल्दी से, डायमेंशन लेस वेरिएबल। क्या देख लेते हैं बच्चे, डायमेंशन लेस वेरिएबल। सिंपल सी बात है, देखो क्या मतलब इसका समझ में आ रहा है। डायमेंशन लेस वेरिएबल का मतलब क्या हो गया कि ऐसा वेरिएबल जिसके पास डायमेंशन नहीं हो, ऐसा वेरिएबल जिसके पास डायमेंशन नहीं हो। मैंने आपको एग्जांपल भी पहले ही दिखा दिया है, याद करो रिलेटिव डेंसिटी, याद करो रिलेटिव डेंसिटी। उस रिलेटिव डेंसिटी की क्या होती थी, उसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती थी। ठीक है, कोई भी डायमेंशन नहीं होती थी। बट भाई रिलेटिव डेंसिटी अब हर एक ऑब्जेक्ट की अलग अलग होगी ना, क्योंकि वाटर की रिलेटिव डेंसिटी अलग होती है, समझ पा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से बात कर रहे थे ना, मतलब ये चीज़ क्लियर हुआ। डायमेंशन लेस का मतलब क्या होगा कि ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू तो अलग अलग हो, वैल्यू तो अलग अलग हो लेकिन डायमेंशन नहीं हो। समझ में आ गई बात, जिसको हम लोग बोलेंगे डायमेंशन लेस वेरिएबल। या फिर जैसे हमारा देखो एंगल हो गया, तो ये बताओ एंगल, जैसे आप कह रहे हो एंगल, तो आपके लिए आप जैसे आप एंगल तो हमेशा वेरी कर सकती है, लेकिन क्या एंगल का कोई डायमेंशन होता है, नहीं। एंगल हमारी कैसी होती थी, डायमेंशन लेस होती थी ना। तो जल्दी से लिख लो क्या हो जाएगा, अ फिजिकल क्वांटिटी, लिख डालो जल्दी से फिजिकल। आई होप कि आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। अ फिजिकल क्वांटिटी विच पॉजेज विच पॉजेज विच सॉरी विच पॉजेज नहीं होगा, विच हैव हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत हो गया। विच हैव, क्या कह दिया जाए, विच हैव वेरिएबल वैल्यू, है ना, जिसकी वेरिएबल वैल्यू हो, विच हैव वेरिएबल वैल्यू बट नो डायमेंशन, बट नो डायमेंशन। एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहला एग्जाम्पल एंगल, क्या हो गया सबसे पहला एग्जाम्पल, एंगल। एक और होता है स्ट्रेन। क्या होता है बच्चे, स्ट्रेन। स्ट्रेन का देखो मतलब क्या होता है ना, कि आपकी लेंथ में कितनी चेंजेस आई है, समझ गए, लेंथ में चेंजेस। तो ओरिजिनल हमारी क्या होती है कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो अपॉन में लेंथ है तो क्या हो जाएगा, डायमेंशन से डायमेंशन हमारा कट जाएगा। बट ये हमारी जो वैल्यू हो सकती है, मान लो आपके पास आपने कुछ उल्टा सीधा काट दिया, हमने भी कुछ उल्टा सीधा किसी कपड़े को काट दिया, फिर हम मान लो उसकी अगर हम स्ट्रेन अगर हम चेंज करें तो क्या हो जाएगी, अलग अलग आ जाएगी ना। तो स्ट्रेन हमारी क्या है, ये वेरिएबल तो है लेकिन इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। एक और आप दे सकते हो स्पेसिफिक डेंसिटी जो आपकी होती है ना। तो ये भी आपकी एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी, सॉरी डायमेंशन लेस वेरिएबल हो जाएगा। तो डायमेंशन लेस का मतलब समझ में आया। चलो अब बात कर लेते हैं डायमेंशन लेस, डायमेंशनल कांस्टेंट की बात करते हैं। ठीक है, डायमेंशनल कांस्टेंट की बात करते हैं। तो थर्ड हम लोग बात कर लेते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट। समझ गए, डायमेंशनल कांस्टेंट। तो देखो नाम से क्या लग रहा है कि ऐसा कांस्टेंट हो, मतलब उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकती, हाँ, लेकिन डायमेंशन भी हो, है ना। आ रही बात में, तो हम क्या बोल देंगे कि अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैव कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, विच हैव कांस्टेंट वैल्यू, विच हैव कांस्टेंट वैल्यू, और कह सकते हैं एंड हैव ए डायमेंशन, और उसमें क्या हो, उसमें डायमेंशन भी हो, एंड हैव अ डायमेंशन। एग्जाम्पल के तौर पे बताओ, देखो क्या हो जाएगा, एक एग्जाम्पल बता सकते हो क्या, जी, कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, याद आया क्या, सी लाइट ऑफ स्पीड, देखो क्या होगा, कांस्टेंट होगा ना, क्या लाइट की स्पीड बदल जाएगी, बिल्कुल नहीं बदलेगी सर, है ना, हमेशा सेम रहेगी। क्या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू बदल जाएगी, बिल्कुल नहीं बदलेगी सर, ये हमेशा सेम रहेगी, है ना। लेकिन इनके डायमेंशन भी तो हैं। सी मतलब क्या है, लाइट की स्पीड की बेसिकली क्या होती है, स्पीड है, तो मीटर पर सेकेंड होगा, तो इसका डायमेंशन है। जी का आपको डायमेंशन निकालना हम बता देंगे, बहुत ईजी होता है, चाहो तो आप निकाल सकते हो इस वाले फॉर्मूले से, एफ इज इक्वल टू जी इंटू M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। इस वाले फॉर्मूले से देखो जी को इधर ट्रांसफर कर दो, एफ को इधर ट्रांसफर कर दो, आगे बात में निकल जाएगा। तो एक बार आप ट्राई करोगे इस चीज़ को, है ना। चलो हिंट हम आपको दे दिए, ट्राई करना, बहुत ईजी है, टेंशन नहीं लो। तो ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे डायमेंशनल कांस्टेंट हैं, जो कांस्टेंट भी हो और जिनके डायमेंशन भी हो। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं
डायमेंशन लेस कांस्टेंट। लास्ट हमारा क्या होगा, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। अब देखो डायमेंशन लेस कांस्टेंट, नाम से देखो क्या लग रहा है कि कांस्टेंट भी हो और उसका डायमेंशन भी नहीं हो, तो क्या हम लिख देंगे विच हैव ए कांस्टेंट वैल्यू बट नो डायमेंशन। एग्जाम्पल के तौर पे देखो 1 2 3 4 समझ गए, ये हमारी क्या है, ये सब हमारी डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। या देखो पाई देख लो, पाई समझ गए, पाई के आगे रेडी नहीं लगा देना, पाई ठीक है। पाई की वैल्यू क्या रखते हो 3.14 रखते हो ना, 22/7 ठीक है। तो इसमें हमारी डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, डायमेंशन भी नहीं है बट इनकी वैल्यू क्या फिक्स है, डायमेंशन नहीं है बट इनकी वैल्यू क्या फिक्स है। भाई एक छोटा बच्चा अगर आप उसको काउंटिंग सिखाओगे तो भी आप कहोगे 1 तो 1 हमेशा 1 रहेगा, लेकिन इसकी कोई वैल्यू नहीं। समझ गए बात ना, ये कहानी है। तो आई होप कि आपको ये सब सारी चीज़ें समझ में आई है ना, ये सब सारी चीज़ें कैसे क्या हो रही हैं। अब अगले वीडियो में देखो, पता है हम लोग क्या करने वाले हैं, अगले वीडियो में हम लोग इन डायमेंशन का अपना एप्लीकेशन है, तो इसके बेसिकली 3 एप्लीकेशन है और इन एप्लीकेशन के बेस पे बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, वो चाहे आपके होम एग्जाम्स में आए या फिर चाहे आपके अदर कम्पिटेटिव एग्जाम्स में आए, ठीक है। तब हम उस वाले ने मतलब कि इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इनके एप्लीकेशंस की हम इनका डिस्कशन करेंगे। 3 एप्लीकेशन है, 3 एप्लीकेशन के बेसिस पे हम इनके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। अब आपको करना क्या है कि पहले तो जितने भी डायमेंशन है आप उनको लिख करके प्रैक्टिस करो, ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूले को लिख करके क्या करो, प्रैक्टिस करो, डायमेंशनल फॉर्मूले को याद रखो। बिना अगर डायमेंशन फॉर्मूले को अगर याद नहीं रखा तो अब अगला वाला वीडियो जो है आप नहीं कर पाओगे, अगले वाले वीडियोस को कि क्वेश्चंस को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, है ना। तो इसलिए पहले आप डायमेंशन फॉर्मूले को याद रखने की कोशिश करो, बहुत ज़्यादा नहीं हम कह रहे हैं, आप कम से कम एक दिन में 10 15 डायमेंशन फॉर्मूले याद करो, कम से कम 15, ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूले को याद करने का सिंपल सा तरीका क्या है, 15 फॉर्मूले एक दिन में 15, नेक्स्ट डे 15 इस तरीके से याद रखो, तो आपको ईजिली याद हो जाएगा। आगे बात समझ। तो मेरी बात इतनी आपको ये क्लियर हुई कि हमने आपको आज क्या पढ़ाया, आपको क्या याद करना है, बहुत सारा आपको होमवर्क मिला है ना, जितने भी हमने क्वेश्चंस कराए उनको आपको फिर से रिवाइज करना है। तो करना है इन सब सारी चीज़ों को घर पे बैठ करके, ठीक है बच्चे लोग। चलो पढ़ाई करते रहो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल।